नमस्कार। प्लांटेक्स पर आपका स्वागत है और हमेशा की तरफ से निवेदन है, प्लांटेक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, हमारे वीडियोस को लाइक करें एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना न भूलें। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर जाए। नॉर्मली मैं देश की इंटरनल पॉलिटिक्स पर नहीं चर्चा करता, वैसे ही पूरी पॉलिटिक्स पर नहीं चर्चा कर रहा हूं, लेकिन एक घटना ऐसी हुई है जिससे लगता है कि उसके बारे में बातचीत करनी जरूरी है। और किस तरह से देश में कितने लो लेवल पर जाकर के यहाँ की सरकारों ने काम किया पास्ट में, जो है वो देखने के बाद लगता है कि पता नहीं किस डायरेक्शन में ये देश जा रहा था और क्या देश में शासन करने वालों की मंशा थी। ये समझना जो है बड़ा ही मुश्किल काम है। जी हाँ, कल दिल्ली हाई कोर्ट में एक घटना हुई है जिसकी चर्चा मैं करना चाह रहा हूँ। इस पर आप लोग ये मंथन कीजिएगा कि क्या मतलब कि जो है इस देश के साथ और इस देशवासियों के साथ क्या कैसे कैसी चीज़ें हुई हैं और किस तरह से सरकारों ने जो है इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ, कल दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है यासीन मलिक का। नाम से आप सब पहचान गए होंगे, जान गए होंगे। यासीन मलिक, जिसकी एक पिक्चर वायरल हो रही है अभी भी और पहले भी वायरल हो चुकी है कई बार, जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ उनके दफ्तर में जो है यासीन मलिक जो है हाथ मिलाता हुआ उनसे जो है फोटो उसकी जो है। यासीन मलिक एक कश्मीर का आतंकवादी, जिसको एक सजा मिल चुकी है, आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। 4 एयरफोर्स के ऑफिसर की खुलेआम सड़क पर हत्या उसने की थी। उस केस में तो उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन अदालत ने उसे जो है आजीवन कारावास की सजा दी। खैर, अदालत की बात है, उस पर कमेंट करना तो ठीक नहीं रहेगा। और वो तिहाड़ जेल में बंद है। एक और केस उस पर चल रहा था आतंकवादियों की फंडिंग का। उसी केस के सिलसिले में जो है उसने एक हलफनामा दायर किया है दिल्ली हाई कोर्ट में। और उस हलफनामे में जो बातें उसने लिखी है वो बड़ा ही शर्मनाक है सबों के लिए, और उस समय की सरकार जो थी उसके लिए जो है बहुत ही शर्मनाक है कि ऐसा भी इस देश की सरकार जो है, उसका मुखिया जो है, इस देश का उस सरकार का हेड जो है, वो इस तरह की हरकत कर सकता। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। मैं नहीं चाहता कि उनको किस तरह का उन पर मैं टिप्पणी करूं, लेकिन जो बातें उस हलफनामे में लिखी हुई है मैं उसका तो जिक्र करना चाहता हूं बस। यासीन मलिक ने उसमें बहुत सी चीजें लिखी हुई, लेकिन ये कुछ खास बातें जो लिखी हुई मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। यासीन मलिक ने उस हलफनामे में ये दिया है। यासीन मलिक एक बार पाकिस्तान गया था भारत सरकार से परमिशन लेकर के, 2005-6 के आसपास की बात है ये। उस समय यूपीए 1 की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और ये परमिशन लेकर गया था। रादर सरकार ने ही इसको प्रमोट किया था कि आप जाओ पाकिस्तान। और उसने लिखा है कि मैं पाकिस्तान गया था और वहां लश्कर-ए तोयबा के चीफ जो है हाफिज सईद, उससे मैं मिला था। और उस हलफनामे में उसने ये भी कबूल किया है कि ये हाफिज सईद से मिलने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ही उसे कहा था। और फिर जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मैंने लौट कर बताया कि मैंने उनसे मुलाकात की थी हाफिज सईद से, तो प्रधानमंत्री ने मुझे थैंक्स दिया, जी हां, धन्यवाद दिया।
अब समझ लीजिए कि एक ऐसा दुर्दांत अपराधी जिसने 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या की हो, उसका एक्सेस डायरेक्ट प्रधानमंत्री तक हो चुका था, और प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाके प्रधानमंत्री के साथ उसने फोटो खिंचवाई। और लोग तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ लंच भी किया उसने, बस मैं उसको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन फोटो तो उसने खिंचवाई है, ये तो दुनिया ने देखा है। और उस पर 4 एयरफोर्स के ऑफिसर्स की दिन दहाड़े हत्या हुई, वहां सड़क पर हुई, जिसके चश्मदीद गवाह थे, जिसकी बेसिस पर उसे सजा मिली है। मिलनी तो चाहिए तो फांसी की सजा, लेकिन कोर्ट ने उसको जो है दी है आजीवन कारावास की। और वो प्रधानमंत्री से का इन्वॉय बन करके जो है जाता है कहां? पाकिस्तान। और वहां पर मिलता है दुर्दांत अपराधी जो है, आतंकवादी जो है हाफिज सईद से, जो लश्कर तैयबा का सरगना है, और उससे मिलकर पता नहीं क्या गुफ्तगू की होगी, और आके प्रधानमंत्री को कहता है कि हमने उनसे मुलाकात की, और प्रधानमंत्री उसको धन्यवाद देते हैं। दरअसल ये प्रोग्राम लगता है कि मनमोहन सिंह ने ही बनाई थी, क्योंकि उस हलफनामे में ये भी लिखा हुआ है कि जाने के पहले जो है, उस समय कोई मिस्टर जोशी थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ, वो कश्मीर गए थे और यासीन मलिक से मुलाकात की थी उन्होंने, और शायद प्रधानमंत्री का मैसेज उसको दिया था, और भारत सरकार ने ही फैसिलिटेट किया था उसको पाकिस्तान जाने के लिए। उसमें लिखा है कि वहां जाकर उन्होंने कहा था कि हाफिज सईद से हमें जाकर के आप मिलो और उनसे रिक्वेस्ट करो कि भाई ये सीज फायर कर लें। अरे सीज फायर किसी देश के साथ होती है, आतंकवादियों के साथ सीज फायर नहीं होती है। ये कितनी माने वाहियात बात है कि किसी आतंकवादी एक संगठन के साथ जो है, एक देश का भारत देश का प्रधानमंत्री जो है, अब स्वर्गीय हो चुके हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो उससे सीज फायर करने की बात करते हैं। और उसके लिए एक अनदर आतंकवादी जो भारत में बैठा हुआ था, जिसने 4 एयरफोर्स ऑफिसर की हत्या की थी, उसको भेजते हैं। और वहां पर जैसा कि आज यासीन मलिक ने अपने एफिडेविट में बताया है कि हम वहां पर सभी जो है और जो आतंकवादी गुट के लोग थे वहां पर आए थे, उनको जो है मनमोहन सिंह का मैसेज दिया गया कि भाई आप लोग सीज फायर करो, हम लोग बातचीत करते हैं। और वो लौट करके आता है, प्रधानमंत्री से मिलता है, उनको बताता है, और ये कहता है प्रधानमंत्री ने मुझे थैंक्स दिया था। कितने शर्म की बात है ये, कितने शर्म की बात है भारत जैसे एक देश के लिए कि वहां का प्रधानमंत्री जो है किसी एक बगल के एक देश के आतंकवादी के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि सीज फायर कर लो। और वो भी एक दूसरे आतंकवादी के जरिए जो है ये मैसेज पहुंचाई जाती है, उसको वहां भेजा जाता है। और वो उसी समय जो है शायद उसने जो है वहां जाकर शादी वादी भी कर ली थी कोई पाकिस्तानी लड़की से जो है, उसकी वाइफ अभी भी वहां बैठी हुई है, पाकिस्तान में है, जो कि मनाब शनाब लिखते रहती है सोशल मीडिया में जो है, यासीन मलिक के जो है वाइफ। तो ये चीजें जो है देश में होती रही हैं पास्ट में, और उसके बाद ही उसके 1-1.5 साल के बाद में ही जो है आपका भारत में हो जाता है वही लश्कर ए तोयबा जिसके सामने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गिड़गिड़ा रहे थे सीज फायर के लिए, यासीन मलिक के थ्रू उसने जो है 26/11 का अटैक किया था मुंबई पर, और जिसमें करीब 166 लोग मारे गए थे। कुछ 170 ही बोलते हैं, लेकिन 166-67 के आसपास में लोग मारे गए थे। उसमें भारतीय बड़ी संख्या में थे और कुछ विदेशी भी थे। बड़े बड़े होटलों पर कब्जा कर लिया था, ओबेरॉय होटल, आपको जो है ताजमहल होटल, इन सबों पर आतंकवादियों ने घुसकर कब्जा कर लिया था। उसमें जो लोग गेस्ट जो है वहाँ होटल में ठहरे हुए थे, उनकी जो है नृशंस हत्या उन्होंने की। इसके साथ साथ जो है मुंबई में जो है जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर जाके खुलेआम गोलियाँ चलाई गई। लियोपोल्ड कैफे में भी गोलियाँ चलाई गई। मतलब कि जो है ये सारी वारदातें हुई।
और उसमें एक हमारे मुंबई के महाराष्ट्र के ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के चीफ हेमंत करकरे भी मारे गए थे। इतनी बड़ी घटना हुई थी। और एक जो है उसमें जिंदा आतंकवादी अजमल कसाब जो है पकड़ा गया था और उससे जो सारी घटना खुलकर के सामने आई है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कहां से प्लान हुआ था, ये सारी चीजें खुलकर के सामने आई। लेकिन बहुत बड़ी कंस्पिरेसी उसके पीछे थी। आप जो लोग बताते हैं, आई कैनॉट कंफर्म, लेकिन जैसा बताते हैं कि हेमंत करकरे की जो है मौत शायद आतंकवादियों की गोली से नहीं हुई थी। ऐसा मेरा अपना व्यू नहीं है, कुछ मैंने जो पढ़े हैं। हेमंत करकरे को जो भी गोलियां लगी कंधे पर लगी थी, ऊपर से लगी थी। कोई आतंकवादी सामने है, आगे है, पीछे, ये गोली ऊपर से नहीं आ सकती। ऐसा लोग कहते हैं कि शायद उनके अपने ही लोगों ने जो है जब गाड़ी में बैठे होंगे तो ऊपर से गोली मारी होगी। ये कुछ एक इंडिकेशन है कि आपके इंटरनल जो है सिक्योरिटी फोर्सेस में भी कैसे आतंकवादियों का पेनिट्रेशन हो चुका था। और उसके तुरंत बाद जो है हार्डली 6-7 दिन हुए होंगे 26/11 के, और उसके बाद एक मोटी सी किताब जो है भगवा आतंकवाद पर जो है एक तुरंत पब्लिश की जाती है। कैसे इतनी मोटी किताब 250-300 की किताब जो है 6 दिन में 7 दिन में, और उसमें इस 26/11 का जिक्र किया हुआ है। कैसे इसको जो है आप कोई भी लेखक हो, लिखने वाला हो, किसने लिखा, क्या लिखा, आप सब जानते हैं, और किसने उसको रिलीज करवाया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, अन्य से कंट्रोवर्सी उसमें हो जाती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन वो निकल करके आ गई 6 दिन के अंदर में है, और उसमें भगवा आतंकवाद के बारे में लिखा हुआ था। और 26/11 का जो है अटैक है उसमें लिखा गया है कि ये RSS और हिंदू आतंकी संगठनों ने मुंबई पर किया था। और जो पकड़ा गया और जितने मारे गए थे, 8 या 9 जो है मारे गए थे, जो आतंकवादी, जो पाकिस्तानी आतंकवादी, और एक अजमल कसाब जिंदा पकड़ा, सबके हाथ पर, दाहिने हाथ पर वो कलावा बंधा हुआ था, ताकि ये प्रूफ हो सके कि ये हिंदू है। वो तो खैरियत कहिए कि जो है एक जो है पकड़ा गया बेचारे, एक कांस्टेबल, मैं उनका नाम याद नहीं कर पा रहा हूं, हमें तो उनको नमन करना चाहिए कि उन्होंने जो है भारत की लाज बचाई, इज्जत बचाई, हिंदुओं की इज्जत बचाई उन्होंने। नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट, जुबान पर नहीं आ पा रहा है, नहीं बोल पा, तुकाराम या समथिंग कुछ इस टाइप का जो है, ओम लेकर के कुछ नाम था उनका, आई डोंट पूरा, लेकिन हमें उनको वाकई नमन करना चाहिए कि उन्होंने जो है भारत की और हिंदुओं की इज्जत बचाई, अपनी जान पर खेल करके उन्होंने जो है निहत्थे जिस समय उनके पास उन्हें, जबकि सामने वाले कसाब के हाथ में AK-47 की ये टूट पड़े उनकी गाड़ी में जो बैठा हुआ था, उसने 22-23 गोलियां जो हैं इनके शरीर में दाग दी, और बेचारे वहीं पर ढेर हो गए। और तब वो कसाब की गोली सारी खत्म हो गई उसके मैगजीन में, तब और पुलिस वाले जो थे वहाँ उन्होंने पकड़ा, और तब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि भैया ये पाकिस्तान से आए, ये कलावा जो बंधा हुआ था वो सिर्फ एक नया नैरेटिव भारत में जो खड़ा करना था हिंदू आतंकवाद का या भगवा आतंकवाद का, उसके लिए ये तैयार किया गया था। यानी कि बहुत सोची समझी, बहुत बड़ी एक साजिश थी भारत को के सनातनियों को बदनाम करने की, और जो आतंकवाद पाकिस्तान भारत में फैलाता है उससे एक डेविएट करना कि भैया नहीं, हम नहीं फैला रहे, उनके यहाँ तो खुद आतंकवादी हैं सारे हिंदू। ये नैरेटिव चलाने का कुछ प्रयास किया गया था, और एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि वो पुस्तक रिलीज हो गई। उसमें 26/11 का जिक्र है, उसमें कहा गया कि RSS ने, इसका मतलब किताब पहले से लिखी हुई थी, डेट वगैरह पहले से फाइनलाइज था, डेट वगैरह सब, अटैक का डेट वेट सब पहले से फाइनलाइज था, किताब पहले से लिखी हुई थी, सिर्फ इंतजार था कि घटना हो जाए, उसके बाद उसको पब्लिश कर देना है। और उसके बाद जो है, और उसके बाद ही आपने देखा होगा कि तत्कालीन जो है सरकार जो केंद्र में थी,
कैसे इन्होंने भगवा आतंकवाद के अगेंस्ट में एक ऐसा नृशंस ऑपरेशन चलाया जिसमें साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और इस तरह से 3-4 और भी जो लोग थे, उनको कैसे पकड़ करके प्रताड़ित किया गया, फिजिकली उनको माने टॉर्चर किया गया ताकि वो कबूल कर लें कि भगवा आतंकवाद से वो सब से उनका संबंध है। और फिर भारत सरकार जो है अपना जो है इस नैरेटिव को चलाती, और इससे फायदा किसको होना था? पाकिस्तान को। जी हां, उस समय सरकार जो पार्टी थी उसको फायदा इससे नहीं होता, ये फायदा एकमात्र होना था पाकिस्तान को। तो क्या पाकिस्तान उस समय की सरकार जो भारत में थी उसके साथ मिलकर के ये साजिश किया था? इन कड़ियों को आप जोड़कर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जिस दिन यहाँ आतंकवाद का भगवा ये 26/11 का अटैक हुआ था, उस दिन पूरी की पूरी आपकी होम मिनिस्ट्री, सिर्फ होम मिनिस्टर को छोड़कर आपके सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सारा का सारा जो है होम मिनिस्ट्री का जो है जो महकमा है वो कहाँ गया हुआ था? पाकिस्तान। जी हाँ, उसके पहले से वहाँ मतलब कि जो है अमन की आशा का चल रहा था। एक तरफ आतंकवाद हो रहा है, आज यहाँ बम फूट रहे हैं, वहाँ बम फूट रहे हैं, और एक दूसरा गैंग वहाँ से अमन की आशा पाकिस्तान से भारत में आ रहा है, भारत वाले पाकिस्तान जा रहे हैं। आहा, इतना माहौल बढ़िया बना रहे थे और रोज़ बम फूट रहे थे। कहीं अहमदाबाद में हो रहा है, कभी दिल्ली में हो रहा है, कभी वाराणसी में है, तो कभी मतलब कि बेंगलुरु में है। कौन सा ऐसा, हैदराबाद में कौन सा ऐसा शहर है जो इससे छूटा रहा है? लेकिन अब आप मैं कह रहा था कि उस दिन जो है होम मिनिस्ट्री की पूरी टीम जो है गई हुई थी कहाँ? पाकिस्तान। और उनको इनफैक्ट जो है 26 को वापस आ जाना चाहिए था मॉर्निंग में। इस्लामाबाद है ही कितना दूर है, घंटे भर का तो रास्ता है। लेकिन उनको जो है उसी टीम में से जो है किसी ने कहा कि नहीं हम लोग पाकिस्तान आ ही गए, इस्लामाबाद आए, चलते हैं थोड़ा मरी घूम करके आते हैं। एक हिल स्टेशन है वहाँ इस्लामाबाद से थोड़ी दूर पर जो है हिल स्टेशन है। सारी की सारी जो है टीम जो है मरी चली गई। अब पाकिस्तान वाज मोर देन हैप्पी टू होस्ट दिस फेलोज एट मरी। जी हाँ, उन्होंने कहा हाँ सब वो सब किया कराया था, पहले से किया कराया था, उसमें कोई नई बात नहीं थी, सारा कुछ किया कराया था। वो जैसे ही मरी का नाम लिया, हाँ चलिए साहब बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर जगह है, वहाँ घूम लीजिए, आए हैं पाकिस्तान तो ये देख लीजिए। सारे की सारी टीम मरी चली गई। और मरी में उस दिन जो है बारिश वारिश, तो मौसम ख़राब था, पूरी मरी की लाइट ऑफ थी, पूरी मरी का कम्युनिकेशन ऑफ करके रखा गया था, न इंटरनेट चल रहा था, न टेलीफोन काम कर रहा था, न मोबाइल काम कर रहा था। और पूरा का पूरा आपका होम मिनिस्ट्री कट ऑफ होकर के मरी के मजे ले रहा था। वहाँ दारू वारू पी रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, गॉड नोस। और उसी दिन रात में जो है यहाँ भारत में अटैक होता है लश्कर-ए-तोयबा का, कहाँ? मुंबई में। आप देख लीजिए, मुंबई में अटैक हो रहा है और उसको संभालने के लिए होम मिनिस्ट्री में कोई बड़ा ऑफिसर तक अवेलेबल नहीं था। सबके सब कहाँ थे? पाकिस्तान में थे। बिल्कुल लोअर रैंक के जो है एडीजी रैंक के ऑफिसर, ये सब जो है डायरेक्टर रैंक के ऑफिसर जो है, इन लोगों ने जो है अपना जो है कमांड सेंटर बनाया या और वहां से कंट्रोल करने की कोशिश, लेकिन इनकी पावर्स तो लिमिटेड थी, उनकी बातें कौन कितना सुनता। होम मिनिस्टर जो थे उनको मुंबई जाने में, दिल्ली से मुंबई का रास्ता होता है 2 घंटे का। एनएसजी की टीम जो है तैयार थी, अटैक होने के बाद तुरंत तैयार होकर दिल्ली एयरपोर्ट पर तैयार थी कि भाई हम जाएंगे। वो फ्लाइट उनके लिए माने चार्टर्ड फ्लाइट अरेंज की गई थी कि ताकि उनको जो है ले जाया जाए और वो सिचुएशन कंट्रोल करे। गृह मंत्री शिवराज पाटिल थे उस समय, उनका फोन आ गया कि नहीं हम भी जाएंगे उसमें, बड़ी अच्छी बात है भाई। और उन्होंने तैयार होने में घंटों लगा दिए, 12 घंटे हो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग जाकर के जो है हमारी, जो कि 12 बजे रात तक हमारी टीम पहुंच जानी चाहिए थी वहां पर। घटना जो 8-9 बजे के आसपास में हुई है,
और एनएसजी की टीम तैयार 10 बजे से थी वहाँ पर। यदि 10 बजे भी उड़ान भरती तो वो पहुँच सकते थे 12 साढ़े 12 तक वहाँ पर। लेकिन हमारे गृह मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, सुनते हैं कि लोग बताते हैं कि वो अपने ड्रेस बदल रहे थे, एक ड्रेस बदलते थे, वो अच्छा नहीं था, दूसरा ड्रेस बदलते थे, शायद ऐसा ही कुछ, आई एम नॉट, कोई सी पता थोड़े है। लेकिन मॉर्निंग हो गई और तब जा कर के वो आए हैं और कम से कम 12 घंटे बाद हमारी जो 2 घंटे का रास्ता था, 12 घंटे बाद हमारी टीम जो एनएसजी टीम जो है वहाँ पहुँची। तब तक तो वहाँ कत्लेआम हो चुका था, 170 लोग मारे जा चुके थे और पूरा का पूरा हॉस्टल, ट्राइडेंट होटल, आपको जो है ओबेरॉय होटल, आपको ताजमहल होटल, वो एक ज्यूज का सिनोगैग था, गॉग था, उसको भी, उसमें भी कई लोग मारे गए। देन मतलब लियोपोल्ड कैफे में जो मारे गए, सीएसटी स्टेशन पर जो मारे गए, कितने लोग मारे गए। शायद 12 बजे, साढ़े 12 बजे तक एनएसजी पहुंच जाती तो उनमें से कुछ लोगों की जान बच सकती थी, क्योंकि ऑपरेशन ये जो आतंकवादियों ने किया था, ऐसा नहीं कि एक झटके में उन्होंने सारे को मार दिया, धीरे धीरे कैप्चर करते गए। कभी इधर इस होटल में गए, उस होटल में गए, एक टीम उधर चली गई, सीएसटी चली गई, ये कर रहे थे। और उन्होंने जो है अगले 1.5 पौने 2 दिनों तक ये चलता रहा पूरा। एनएसजी के पहुंचने के बाद उन्होंने पोजीशन अपनी पूरी फोर्टिफाई कर ली थी, होटलों में घुस करके एकदम बिल्कुल वैसे पोजीशन पर ये चले गए थे। और हमारे कुछ मीडिया के दलाल जो है लाइव दिखा रहे थे कि एनएसजी की टीम आ गई है, इधर से घुस रही है, उधर से घुस रही है, और वो टीवी कहां देखा जा रहा था? पाकिस्तान में। और वहां से मोबाइल के थ्रू इनको गाइड किया जा रहा था आतंकवादियों को कि देखो अब पीछे से जो है, ताजमहल होटल के पीछे से या दाहिने भाग से या बाएं भाग से जो है एनएसजी घुसने वाला है, तुम लोग उधर टारगेट करो। ये पूरा का पूरा गेम 2 दिन तक चलता रहा और अल्टीमेटली जो है 70 ऑफिसर मारे गए वहाँ पर, 170 लोग मारे गए। और उसमें जो है एनएसजी टीम के जो है एक मेजर उन्नी कृष्णन भी जो है वो भी उसमें शहीद हो गए। इतनी बड़ी घटना, और इसके बाद इस घटना के जिक्र जो है जो उस समय के जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा ने है बाद में जो है अपने उसमें जिक्र किया था, अपनी किताब जो लिखी, उन्होंने कहा कि मैंने मनमोहन सिंह से पूछा था कि भाई इतनी बड़ी 26 से 11 इतनी बड़ी घटना हो गई पाकिस्तान में, आपने एक्शन क्यों नहीं कुछ लिया? तो उनका जवाब था कि नहीं, इससे खास समुदाय को जो है मैं गलत मैसेज चला जाता और बीजेपी को फायदा हो जाता। मतलब देश का फायदा किसमें है ये नहीं देख, मैंने उस समय के प्रधानमंत्री देख रहे थे, वो देख रहे थे कि बीजेपी का फायदा कहीं हो जाए तो हमें नुकसान हो जाएगा, देश को फायदा हो जाए इससे उनका मतलब नहीं था। तो दोस्तों ये एक ऐसी घटना है, और आज जो हलफनामा जो दायर किया गया है, ये सुनने के बाद तो वाकई हम लोग भारतीयों का शर्म से सर नीचे झुक जाना चाहिए कि हमारे देश की सरकारें ऐसी रही हैं कि देश में आतंकवादी हमले होते रहे, सैकड़ों हजारों लोग मारे गए उसमें, और उन्हीं आतंकवादियों से जो है मेल जोल बढ़ा कर रही थी हमारी सरकारें, और सीज फायर का, उनसे बातचीत करने का मैसेज एक दूसरे आतंकवादी के थ्रू जो है भिजवाया जा रहा था। कहाँ? पाकिस्तान। ये पाकिस्तान प्रेम जो है उस समय की सरकार का जो है ये समझ में नहीं आता कि इससे उनको कौन सा एडवांटेज था, किस तरह का मतलब कि जो है उनको फायदा था इसका। शायद पाकिस्तान को खुश करके वो शायद भारत में एक खास समुदाय को खुश करके उसका वोट जो है अपने पक्ष में करने की इनकी कवायद थी। और ये तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो साफ साफ अब तो उनको कोई गुरेज भी नहीं है, कोई शर्म भी नहीं है कहने में कि उनको उस खास समुदाय का वोट चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक। उसके लिए देश का नुकसान हो जाए, देशवासियों का नुकसान हो जाए, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको उस कम्युनिटी का, उस खास समुदाय का वोट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो समुदाय जो है, बोल दो वीडियो बना रहे
क्योंकि उनको उनको पता है कि उस समुदाय का वोट इन ब्लॉक पड़ता है, जिसको भी पड़ता है इन ब्लॉक पड़ता है, और इनको वो पूरा का पूरा वोट चाहिए था ताकि ये सत्ता में बने रहे। तो आप समझ लीजिए कि पावर में रहने के लिए कितने कुकर्म और कितने देश के साथ विश्वासघात यहाँ की अलग अलग पार्टियों ने जो है किया है, पॉलिटिकल पार्टियों ने किया है। मतलब कि पावर में रहना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, देश की सुरक्षा या देश का वेलबींग, देशवासियों का मतलब कि जो है कि भलाई किसमें है, ये उनके लिए मतलब नहीं रखता। मैंने बिल्कुल कितनी दुखद बात है और कितनी शर्मिंदगी की बात है। मैं तो कवर नहीं करता ऐसे टॉपिक्स को, मैंने पॉलिटिकल टॉपिक्स को कवर नहीं करता, लेकिन ये सुनने के बाद जो है मेरा मन इतना भन्ना गया कि मुझे लगा कि कवर करना चाहिए। लेकिन मुझे तो लगता है कि मैंने एक कोई भी आम आदमी, आम सोच का इंसान भी जो है, यदि उसके सामने ऐसी परिस्थिति आती कि देश का इंटरेस्ट कहां है, देश की भलाई किसमें है, हमें नहीं लगता कि वो सोचने में थोड़ी सी भी गलती करता है। जी हाँ, कोई भी आम आदमी सड़क पर चलता हुआ किसी आम आदमी को दे दिया जाए कि भैया ये सिचुएशन है, देश की भलाई किसमें है, मुझे नहीं लगता कि उसको जो है इसको आकलन करने में थोड़ी सी भी रत्ती भर भी गड़बड़ी करेगा। लेकिन उस समय की सरकार, उस समय के प्रधानमंत्री, उनको यह समझ नहीं आता कि भाई क्या मतलब कि जो है देश के लिए क्या अच्छा है और हम क्या कर रहे हैं और इस देश का कितना नुकसान हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की यही रही है शुरू से, वो अमन की आशा और बातचीत हम करेंगे, कंपोजिट डायलॉग, ये वो बढ़िया प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करेंगे, क्रिकेट भी खेलेंगे, सारा कुछ करेंगे, बढ़िया एकदम माहौल बना के रखेंगे। क्रिकेट में जो है वहाँ पर भारतीय टीम जाएगी तो परवेज मुशर्रफ भी आके बैठ जाएंगे खेलने के लिए। जो है भारत में टीम आती थी तो वहाँ पर जो है उसके जो है मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जिया उल हक वो आके बैठ जाते थे स्टेडियम में। जो है मतलब कि हर तरह की एकदम बिल्कुल दिखा रहे भाई कितना बढ़िया चल रहा है दोनों देशों के बीच में, और आतंकवाद हम पीछे से फैलाते रहेंगे। मतलब भारत की जड़ें काटने का जो है काम जो है वो कर रहे थे। और ऊपर से हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस और पावर में जो लोग बैठे हुए थे उनको तो मजे लेने हैं। पाकिस्तान जा रहा है डेलीगेशन, वहाँ उनको घुमाया फिराया जा रहा है, बिरयानी खिलाई जा रही है, मरी घुमाया जा रहा है, कहाँ कहाँ घुमाया, ऐश मौज चल रही है पूरी। और मारे कौन जा रहे हैं? हमारे देश में दिल्ली में, वाराणसी में, लखनऊ में, अहमदाबाद में, मुंबई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, पटना में, बोधगया, कहाँ नहीं विस्फोट हुआ। ये तो मैंने सिर्फ गिनती के कुछ बताए हैं, 2-4-10 जो मुझे याद थे, कुछ जुबान पर नहीं आ रहे हैं। आप देखेंगे तो 50 शहर आपको समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट हुआ है, जहां पर कि 2 पाकिस्तानी बगैर पासपोर्ट और वीजा के पकड़े गए, हरियाणा पुलिस ने पकड़ा और उसको जो है दिल्ली से फोन जाता है कि उनको छोड़ दो। छोड़ दिया गया, न सिर्फ छोड़ दिया गया बट सरकारी ऑफिसर्स उनको जो है वाघा बॉर्डर तक ले जाके बॉर्डर क्रॉस करा के उनको जाने दिया गया। मैंने वो सस्पेक्ट थे बिल्कुल क्लियर कट, जो पुलिस को उस पर संदेह था और उनके सारे एक्टिविटीज को उन्होंने देखा था और जो एविडेंसेस थे उसका 2 को अरेस्ट किया गया था। दिल्ली से फोन गई, छोड़ दो, छोड़ दिया गया। और न सिर्फ छोड़ दिया गया, उनके पास कोई वीजा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, उनको वाघा बॉर्डर तक एस्कॉर्ट करके उनको पाकिस्तान में घुसा दिया गया। और समझौता एक्सप्रेस का जो है चार्ज किस पर लगा? भगवा आतंकवाद का चार्ज लगा समझौता एक्सप्रेस विस्फोट कराने के लिए। किनको? स्वामी असीमानंद पर। जो पकड़े गए, जो इसके लिए एक्यूज थे, जिन्होंने विस्फोट कराया था, उनको सरकार ने ही जो है उनको जो है एस्कॉर्ट करके वाघा बॉर्डर पार करा दिया गया, ताकि यहाँ पकड़े जाएंगे, इंटरोगेशन होगा, कुछ उगल देंगे, कुछ बक देंगे अपनी जुबान से, तो सारा गेम खराब हो जाएगा। तो उन्होंने जो है इसको जो है जाने दिया, उसको पार करा दिया और
फंसाया किसको? स्वामी असीमानंद को। किन्हीं पर आज तक कोई भी सबूत ये नहीं जुटा पाए। अभी अभी आपने देखा होगा मालेगांव केस में जो है, ब्लास्ट केस में जो है, साध्वी प्रज्ञा को कोर्ट ने कैसे बरी किया है। लेकिन कोई इसमें साक्ष्य नहीं है कि ये मतलब कि जो है उसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन उनकी मार मार करके उनकी रीढ़ तोड़ दी गई। और उसमें जो है उस टॉर्चर में जो है महाराष्ट्र एटीएस के जो है वो हेमंत करकरे है, उनका भी नाम कहीं ना कहीं आता है। स्वर्गीय है वो, मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं कहूँ उनका भी नाम आता है कि उन साध्वी प्रज्ञा को टॉर्चर करने में जो है हेमंत करकरे भी शामिल थे। कर्नल पुरोहित एक यंग आर्मी ऑफिसर, बताइए, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे थे, उनको पकड़ लिया गया कि भैया ये भगवा आतंकवाद में, और उनकी कैरियर खत्म कर दी, उनको जेल में रखा गया लंबे समय तक। अब वो बरी होकर के बाहर निकल रहे हैं। तो आफ्टर ऑल आप जस्ट आप सोचें, मंथन करें कि क्या चाहती थी सरकार उस समय, आखिर उनकी इच्छा क्या थी, उनकी मंशा क्या थी? क्या वो आतंकवादियों के प्रेशर में इतने ज्यादा थे, या पाकिस्तान के प्रेशर में इतने ज्यादा थे? पाकिस्तान जैसा देश जिसकी औकात नहीं भारत सामने, उससे इतने ज्यादा डर रहे थे, इतना प्रसन्न थे कि जो कुछ डिक्टेट्स वहां से आ रहे थे वो उनको करना मजबूरी थी उनकी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये सारा जो है मेरे हिसाब से जो है, मेरा अपना जो इंस्टिंक्ट कहता है कि ये सारा का सारा एक पर्टिकुलर समुदाय के वोट को लेने के लिए भगवा आतंकवाद का एक नैरेटिव चला के भारत में, पाकिस्तान को जो आतंकवाद भारत में फैला रहा है उसको इस आरोप से मुक्त कर देना कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है और आतंकियों को भारत में भेजता है करने की, उससे मुक्त कर देना। क्योंकि पाकिस्तान नैरेटिव चलाने लगा था वो, तो कि देखिए भारत में तो खुद भगवा आतंकवाद होता है, हम पर आरोप लगाता है भारत, और यही यहां की सरकार उस समय कर रही थी। और उसमें ऊपर से लेके प्रधानमंत्री, नीचे सारे मंत्री जो भी हैं, सभी न कहीं इसमें इन्वॉल्व थे। और इनका एक ही एम था कि बाई हुक और बाई क्रुक एक खास समुदाय का जो एन ब्लॉक वोट करता है उसका वोट मुझे चाहिए और पावर में हमें बने रहना है। ये इनकी नैरेटिव थी। और इस नैरेटिव को करने के लिए जो है पाकिस्तान को जो है इस आतंकवाद, क्योंकि पाकिस्तान को पर आतंकवाद के चार्जेस जो लग रहे थे और जिस तरह से पब्लिक में पूरे भारत में लोगों का गुस्सा था, उस गुस्से को डिफ्यूज करना, उससे डेविएट करना और उनके माइंड में ये भरना कि भैया ये पाकिस्तान नहीं कर रहा है, ये तो हमारे देश के ही हिंदू आतंकवादी जो है वो कर रहे हैं, ताकि उनका जो है गुस्सा जो है उस सरकार के प्रति जो बन रहा था, उबल रहा था, वो किसी तरह शांत हो जाए और वो हिंदुओं के भी अच्छे खासे वोट ले लें और एक खास समुदाय का वोट पूरा का पूरा लेकर के जो है वो सरकार में आ जाए। तो ये पूरी घटना देख करके लगता है, और जो एफिडेविट दिया गया है इसको देख कर लगता है कि कितनी बड़ी साजिश जो है, सिर्फ पावर में रहने के लिए जो है इतनी बड़ी साजिश देश के साथ क्या कोई पार्टी कर सकती है या कोई सरकार कर सकती है? जो पावर में हो वो पार्टियां जो हैं वो कर सकती हैं? तो मुझे तो लगता है कि कर सकती हैं। अब तो कोई शक ही नहीं है। जब एफिडेविट सरकार में खुद ये यासीन मलिक जैसा दुर्दांत आतंकवादी खुद एफिडेविट दे रहा है कोर्ट में, तो मुझे तो लगता है कि हाँ ये संभव है, ये संभव है या संभव नहीं है। तो दोस्तों कहने का ये सेंस है कि हम कैसे इस देश को कैसे कैसे परिस्थितियां झेलनी पड़ी हैं, कैसे इस देश में हिंदुओं पर अनर्गल आरोप गढ़ने का प्रयत्न किया गया सिर्फ इसलिए कि एक खास पार्टी जो है वो पावर में बनी रहे, शासन में उनका चलता रहे, वो लूट मार करते रहें, मौज करते रहें और पब्लिक जाए भाड़ में। जी हां, पब्लिक की कोई चिंता नहीं उनको। और ऐसा लगता है कि शायद उस समय की सरकार जो है
पूरी तरह से पाकिस्तान के इशारों पर चल रही थी और बिल्कुल पाकिस्तान के गिरफ्त में थी। पाकिस्तान जैसा चाह रहा था वैसा भारत सरकार कर रही थी। और इससे जो है आपको ये भी समझना चाहिए कि भाई इस देश में पॉलिटिकल पार्टीज में जो है आप देखेंगे बहुत सी पार्टियां वैसी हैं जो पावर में रहने के लिए शायद देश को बेचने में भी उनको कोई गुरेज ना हो। जी हाँ, मेरी तो फीलिंग ऐसे ही रह रही कि पावर में रहने के लिए पता नहीं पावर में क्या रहेंगे, 1000 साल तक वो रहेंगे, 2000 साल तक रहेंगे, कितने पैसे कमाएंगे, कितना मौज मस्ती करेंगे। हर कोई को दुनिया से जाना है, हर कोई को जो है कि लिमिटेड टाइम है दुनिया में जो है, लेकिन वो समझ रहे हैं जैसे कि हम ये करेंगे और हम जो है आजीवन जो है पता नहीं हजारों साल तक जिंदा रहेंगे और मौज मस्ती हमारी चलती रहेंगी। लेकिन ये हुआ है, अपने देश में हुआ है, सामने दिख रहा है। कैसे मतलब कि जो है आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो है 26/11 का हमला होता है और 6 दिन के अंदर में 250 पेज की किताब छप जाएगी। 250 पेज की किताब लिखने में भी 7 दिन में नहीं लिख सकता कोई, और उसमें वो सारी चीजें लिखी हुई हैं कि 26/11 को ऐसा हुआ, उसमें हिंदुओं ने किया, आरएसएस ने करवाया, आरएसएस के लोग थे, हिंदू आतंकवादी थे, उसमें सारी चीज लिखी हुई थी और सभी के हाथ तक कलावा बंधा हुआ था सारे आतंकवादियों के हाथ पर। ये तो खैरियत है कि मैं तो बोलता हूं कि वो बेचारे जो है कांस्टेबल, क्या उनका नाम है भूल रहा हूं मैं, बार बार नहीं, यहाँ तुकाराम समथिंग नाम था उनका जो है, ओम्बले। हम तो उनको प्रणाम करते हैं कि भैया आपने हिंदुओं के हमलों की इज्जत बचा ली आपने, नहीं तो किस तरह के आरोप लगते हमारे ऊपर जो है और किस तरह के मतलब ये होते। मुझे तो लगता है कि भारत सरकार को तो है उन्हें भारत रत्न देना चाहिए। अपनी जान पर खेल करके उन्होंने एक ऐसे मैंने नैरेटिव को फेल किया जो पूरे भारत की पॉलिटिक्स को बदल सकता था। जी हाँ, पूरे भारत की पॉलिटिक्स बदला, और ये ऐसा नैरेटिव चल जाता तो भारत की क्या दुर्दशा होती समझ अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो मैं तो कहता हूं भारत सरकार को जो है ऊंचे से ऊंचा जो है सम्मान जो है वो देना चाहिए उनको। कितने वाहियात लोगों को जो है यहां पर भारत रत्न और क्या क्या दिए गए हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण, आप लिस्ट निकालेंगे तो अगर मन भर आ जाएगा कि ऐसे ऐसे लोगों को दिया गया है। तो ये कितनी मतलब कि जो है, मैं तो इस समझ कर सोच कर दंग रहता हूं कि भाई कैसे इस लेवल तक जो है, इस स्तर तक जो है कोई सरकार या कोई पार्टी या कोई मतलब अरे विपक्ष में हो पक्ष में हो कुछ भी हो, आज आप विपक्ष में हैं, कल आप मतलब कि जो है पावर में आएंगे, आज आप पावर में हैं, कल आप विपक्ष में जाएंगे। कोई इसका कोई परमानेंट कोई वो नहीं है कि नहीं आपकी मतलब कि जो है बपौती सरकार है, बपौती जो है ये शासन है, आप जितने दिनों तक रहेंगे बैठे रहेंगे। ये बिल्कुल ही मतलब कि जो है सोचने वाली बात नहीं है। भैया हमने देखा है कि कैसे जो 1977 में जो है इंदिरा गांधी की उतनी पावरफुल सरकार जो वो पलट गई थी और जनता पार्टी को उतने वोट नहीं थे, और जनता पार्टी ने अच्छा नहीं काम किया तो कैसे लोगों ने उसको उगाड़ के 3 साल में फेंक दिया। यहां आप अच्छे काम नहीं करेंगे तो आप नहीं मने टिक पाएंगे। ये डेमोक्रेसी है, यहां मैनिपुलेशन थोड़ा बहुत आप कभी कभार कर लेंगे, होता चल जाए, लेकिन आपका हमेशा नहीं चल सकता। और सच्चाई बाहर आ जाएंगे, लोगों के बीच में आपकी हो जाए तो फिर आपकी क्या दुर्दशा होगी आप देख सकते हैं। पिछले 10-12 सालों में क्या पोजीशन के हाल बना रखा है, बिकॉज की वो चीजें अब धीरे धीरे लोगों को पता चलनी शुरू हो गई है। क्योंकि पहले जो है सोशल मीडिया नहीं था, तो जो चीज भी कंट्रोल्ड मीडिया है, टेलीविजन चैनल्स हैं, प्रिंट मीडिया है, इनको तो बड़े आसानी से कंट्रोल किया, गिने चुने हैं, लिमिटेड है, इनको तो बड़े आसानी से कंट्रोल किया जाता है। कुछ चारा फेंकिए, वैसे भी वो आपको मैंने जो है ऐसे मीडिया हाउसेज जो है उनको कुछ चारा फेंकिए, वो आपके मन की बात छापेंगे, वही मत दिखाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर कंट्रोल किसी का नहीं है।
सोशल मीडिया पर कंट्रोल किन्हीं का नहीं है, और यही सबसे बड़ी ताकत जो है पब्लिक को मिली है कि सच को छुपाना अब आज के दिन में मक्कारों के लिए मुश्किल हो चुका है। जी हाँ, सच को छुपाना जो उनके लिए मुश्किल हो रहा है, बिकॉज कि हर के हाथ में मोबाइल है, उसके हाथ में कैमरा है, उसके हाथ में इंटरनेट है। सेकेंडों में जो है इंफॉर्मेशन जो है सारी दुनिया में वायरल हो जाती है, और ये उनके लिए जो है बड़ा कष्टदायक हो रहा है। और इसी से जो है आप सोच रहे हैं कि आज सच्चाई जो है सामने निकल के जो आ रही है, और हम और आप जो जान रहे हैं इन चीज़ों को, यही सोशल मीडिया की वजह से जान रहे हैं। ये तो पता भी, उस समय तो पता भी नहीं था कि सर भगवा आतंकवाद पर 6 दिन के अंदर में जो है मतलब कि एक पुस्तक छप गई थी और उसका विमोचन भी हो गया था, और उसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे। उसमें विमोचन में नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बड़े बड़े लोग शामिल थे। ये तो सोशल मीडिया आया तब ये डिटेल्स आ रही हैं। और जो प्रेजेंट सरकार है, बीजेपी सरकार, पिछले इलेक्शन में इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी, और ये इस गलती के खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। उत्तर प्रदेश में जो है उसी विमोचन में शामिल एक ऐसे शख्स का जो उस समय एक मंत्री पद पर थे, वो शामिल थे। बीजेपी ने उनको अपने पार्टी में ला करके उत्तर प्रदेश से टिकट दिया था, और इसका बहुत बड़ा रोष हिंदुओं में था, बहुत बड़ा रोष था, हिंदुओं में आक्रोश था। और ये उत्तर प्रदेश में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी दिखा दिया कि भैया आप मनमानी करेंगे तो नहीं चलेगी। और वो एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस मेरे हिसाब से था। क्यों? सोशल मीडिया पर बातें आ चुकी थी, लोग जान गए थे, इसको वायरल हुआ कि भाई साहब ऐसे आदमी जिसने हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद पर की कहानी गढ़ने में मदद की थी, उस पुस्तक के विमोचन उसने कराया था अपने सामने खड़े होकर के, उसको आपने टिकट दिया, लोगों ने आपको नहीं माफ किया। तो बीजेपी भी ये समझ जाए कि भाई आपकी मनमानी नहीं, आप पावर में है तो ये मत समझिए कि बस जनता आपकी गुलाम हो चुकी है और आप जैसा चाहेंगे जब चाहेंगे वो जनता आप ही को वोट देगी। ये भी गलतफहमी आप निकाल दें दिमाग से। गलत करेंगे जनता आपको ही बाहर कर देगी। जनता ने आपको बिठा रखा है और अभी तक आपको जो है मतलब कि जो है रिस्पेक्ट दे रही है आपको, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप जैसे चाहें मनमानी कर लें। ये नहीं हो सकता। जो पहले सरकारों ने किया था कि दे हैव टेकन ग्रांटेड कि पब्लिक कहां जाए, कहां वोट देना है, एक खास समुदाय का वोट हमको बाय इन ब्लॉक में मिल जाएगा, दूसरे से भी कुछ ना कुछ आ ही जाएंगे, हमारा इतना हो जाएगा, हमारा बन जाएगा। अब ले लें वोट, कौन वोट दे रहा है उनको? तो बोलने कहने का ऐसे कि देश के लिए सोचने का की जरूरत है। जो देश के लिए सोचता है उसी के लिए जनता भी सोचती है। जो देश के लिए काम करेगा जनता भी उसी के लिए काम करेगी, पब्लिक भी उसी के लिए काम करेगी। ये ना समझे कोई कि भाई हमने पावर में आ गए तो बट आई एम द सुप्रीम और हम जैसा चाहें वैसा कर लें और जनता हमारे पीछे चलती रहेगी, जनता तो वो कहाँ वोट देगी, हम ही को देगी। तो ये गलतफहमी लोग निकालते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा विश्लेषण मैंने किया था। आज कल एक घटना हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, उसी का विश्लेषण था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इससे हमारे वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।